ओम सभी को। आइए अब शुरुआत करते हैं। हम आसियान पढ़ रहे हैं और आसियान में अभी तक हम 3 देश पढ़े हैं, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। अब आज इसके आगे हम शुरुआत करते हैं। इसके आगे की शुरुआत आज हम करेंगे अपने थाईलैंड देश से। आपको मैं बता दूं कि आसियान हम पढ़ रहे हैं और आसियान कौन से देश हैं? ये एशिया के देश हैं। एशिया के दक्षिण और पूरब के बीच के देश हैं, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं ये। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जितने भी देश हैं, इनसे भारत का डायरेक्ट संबंध रहा है और बहुत ही गजब का संबंध रहा है। गजब का मैं इस वजह से कह रहा हूं। आइए हम शुरुआत करते हैं थाईलैंड से। कहां से हम शुरुआत कर रहे हैं? थाईलैंड से शुरुआत कर रहे हैं आज। थाईलैंड एक ऐसा देश है जो भारतीय सभ्यताओं से बहुत ज्यादा प्रेरित है। इतना प्रेरित है कि वह श्री राम भगवान को अपना पूर्वज बताते हैं कि यहाँ के जो राजा होते हैं वो अपने नाम के आगे राम लगाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने, जब हमारा ट्रेड का सिस्टम था, वहां के व्यापारिक संबंध हमारे थे, तो इन लोगों ने जब हमारी रामायण को पढ़ा तो ये इतने प्रेरित हुए कि इन्होंने अपना एक अयोध्या, जैसे हमारे यहाँ पर अयोध्या है, वहां पर उन्होंने अपनी अयोध्या बना दी अयोध्या के नाम से। कहां की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। थाईलैंड हमारी सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि श्री राम जी के सुपुत्र लव जो हैं, उनके नाम पे भी यहाँ पर शहर है, लवपुरी के नाम से। कहां पर? थाईलैंड में। ये लोग, थाईलैंड एक घूमने की हिस्टोरिक मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर लोग घूमने जाते हैं। टूरिज्म बहुत ज्यादा है और बहुत कुछ इनके पास ऐसा है जो धरोहर है, जिनको लोग देखने भी जाते हैं। और इससे लगा हुआ देश कंबोडिया। किससे लगा हुआ देश है? कंबोडिया से लगा हुआ देश है। कौन सा देश? थाईलैंड। थाईलैंड से लगा हुआ देश है कंबोडिया। कौन सा देश है? कंबोडिया। अभी वर्तमान में इनमें युद्ध चल रहा है। और युद्ध किस बात पे चल रहा है? युद्ध चल रहा है, कंबोडिया के पास एक मंदिर है जो शिव जी का मंदिर कहा जाता है। हम बड़े अचंभित रहेंगे इस चीज को देखकर कि भारत में तो समझ में आता है कि हिंदू लोग हैं, इस वजह से वहां पर हिंदू मंदिर है, लेकिन कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा अगर मंदिर है तो वो कंबोडिया में है, हिंदू मंदिर। दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है, जो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। कौन से देश में है? कंबोडिया में है। कंबोडिया किसका पड़ोसी देश है? इधर थाईलैंड का पड़ोसी देश है। और इनमें इस समय वर्तमान में जमीन को लेकर युद्ध चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि इनकी सीमा पे एक मंदिर आता है जो शिव जी का मंदिर कहलाया जाता है, और शिव जी के मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है, थाईलैंड ये कह रहा है कि मेरा है और कंबोडिया कह रहा है कि मेरा है। कागजी रूप में कंबोडिया उसे हासिल कर भी चुका है, लेकिन इन दोनों में युद्ध चल रहा है। अभी पीछे अमेरिकन राष्ट्रपति ने यहां पर सीज फायर कराया, लेकिन कंबोडिया ये कह रहा है कि थाईलैंड ने सीज फायर तोड़ा, उसने आक्रमण कर दिया। थाईलैंड ये कह रहा है कंबोडिया ने सीज फायर तोड़ा और इन्होंने युद्ध शुरू कर दिया, पुनः युद्ध शुरू कर दिया है। तो वर्तमान स्थिति वहां पर खतरनाक है। ये दोनों किन देशों में युद्ध चल रहा है? थाईलैंड और कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया 402 एकड़ में फैला हुआ है। कंबोडिया में खैर बौद्ध धर्म आज की तारीख में सबसे अधिक है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि वहां पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बहुत अधिक थे। उसी प्रकार आप थाईलैंड में देखें तो वहां का जो राजा होता है वो अपने नाम के आगे राम लगाता ही लगाता है। राम प्रथम, राम द्वितीय, इस तरीके से चलते हैं वहां पर। तो ये किस देश की बात हम कर रहे हैं? थाईलैंड और कंबोडिया की बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं? थाईलैंड और कंबोडिया।
आइए इसके बाद हम करते हैं बात मलेशिया की। कहां की? मलेशिया। आइए, कौन से देश की हम बात करेंगे? मलेशिया की। मलेशिया थाईलैंड से ही लगा हुआ देश है, लेकिन ये दो तरफ बटा हुआ है। एक इधर है और एक इधर है। कई हजार वर्षों पहले ये एक ही जगह था। कई हजार साल पहले ये एक ही जगह था। शायद इसका तब नाम मलेशिया नहीं होगा, तब हो सकता है ये एक देश भी ना। लेकिन जब हम भूगोल पढ़ेंगे और भौगोलिक आपदाएं या चीजें पढ़ेंगे तो उसमें हमारी समझ में आएगा कि ये अलग अलग क्यों हुआ है। बहरहाल आज वर्तमान स्थिति है कि इधर वाला भी मलेशिया है और इधर वाला भी मलेशिया है। मलेशिया जो है, यहां पर एक सल्तनत हुई, मलाया सल्तनत, जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। और मलाया सल्तनत क्या हुआ कि यहां पर एक अपना राज चलाती है मलाया सल्तनत, और मलाया सल्तनत को उखाड़ फेंकती है पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। और समय बदलता चला गया। पुर्तगाली के बाद यहां पर डच आए। डच ने अपना कब्जा किया। यहां पर अधिकांश मलाया इस्लामिक लोग हैं, मलाया लोग रहते हैं यहां पर। फिर डचों ने संघर्ष करके जीत हासिल करी। ये संघर्ष क्यों किया जा रहा था, हम इसके विषय में बात करेंगे। संघर्ष इस वजह से किया जा रहा था क्योंकि यूरोप से एशिया का, पूर्वी एशिया से जितना भी व्यापार होता था इसी रास्ते से हुआ करता था। देखिए ऐसा है, क्योंकि जहाज के माध्यम से आवागमन हुआ करता था, ट्रेडिंग सिस्टम था, तो जितना माल इधर से उधर जाता था या उधर से इधर आता था वो इधर से ही होकर जाता था। अब रास्ते में उसे मेंटेनेंस भी करना है जहाज को, चाहे नाश्ता पानी भी करना होगा। तो ये चीज का लाभ पुर्तगालियों ने देखा कि यहाँ पर ऐसा है, तो इसलिए मलाया सल्तनत को उन्होंने खत्म किया और अपना यहाँ पर उन्होंने सेटअप लगा लिया। और जितने भी जहाज जाते थे उनसे किराया वगैरह वसूला करता था कि यहां से निकलना है तो किराया देकर जाओगे, या आपको मेंटेनेंस करवाना है, मेंटेनेंस चार्ज करोगे। फिर वही चीज डच ने देखी, वहां पर डच लोग आए, उन्होंने ऐसा किया। ये किस देश की बात कर रहे हैं? हम मलेशिया की बात कर रहे हैं। देखिए अभी वर्तमान में भी कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि मलेशिया थोड़ा पाकिस्तान के पक्ष में बहुत बोल रहा था। तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ऐसा है भैया शांत हो जाओ तो ज्यादा ठीक है। लेकिन ये शांत नहीं हो रहा था, ये खुल के साथ आ रहा था पाकिस्तान के। तो इन मलेशिया जो है वो पाम ऑयल का बहुत बड़ा उत्पादक है। अब मलेशिया से जो भारत में पाम ऑयल आता था वो भारत की सरकार ने बैन लगा दिया, उससे बंद कर दिया कि हमें नहीं चाहिए भैया, अपना माल कहीं और बेच लो। तो ये शुरुआत में तो एटीट्यूड में रहा कि ठीक है भाई तुम नहीं तो और कोई सही, लेकिन जब इसे दिखाई दिया कि बिना भारत के सहयोग के नहीं होगा तब इसका कीड़ा शांत हुआ। ये किस देश की बात कर रहे हैं? हम मलेशिया देश की बात कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का उत्पादक करता मलेशिया। दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादक करता पाम ऑयल का कौन है? मलेशिया। देखिए आइए, मलेशिया से लगा हुआ एक देश और है सिंगापुर। सिंगापुर, आप आज ये भी जान लीजिए सिंगापुर का नाम क्यों पड़ा सिंगापुर। देखिए एक राजा हुआ करते थे, जब राजा यहां पर घूमने गए तो उन्होंने जाकर देखा कि यहां पर एक शेर है, शेर पाए जाते हैं यहां पर। तो उस शेर के नाम पे सिंगपुरा इस देश का नाम रखा गया, सिंगपुरा। और ये आगे चल के इसका नाम रखा गया सिंगापुर। सिंगपुरा से बना सिंगापुर। और सिंगपुरा क्यों पड़ा था कि एक राजा ने वहां पर एक, कहते हैं कि लाल रंग का शेर देखा था, इसलिए सिंगपुरा उस जगह का नाम रखा गया। और सिंगपुरा को आगे चल के क्या कहा गया? सिंगापुर। हम किस देश की बात कर रहे हैं? सिंगापुर की बात कर रहे हैं। देखिए सिंगापुर एक ऐसा देश है जो फर्श पे से अर्थ पे गया है, अपने दम पे, अपनी मेहनत पे गया है। आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सिंगापुर वैसे पूरा अपने आप में
कॉन्सेप्ट है, अपने आप में कंप्लीट कंटेंट है, लेकिन ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। सिंगापुर में हुआ क्या, ये भूखमरी वाला क्षेत्र था जहां गरीबी ही गरीबी थी, भूखमरी बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर चाइनीज लोग आते थे कुछ मजदूरी उजदूरी करने, मलाया लोग रहते थे यहाँ पर, और इंडियंस भी थे यहाँ पर। लेकिन इस समय होता क्या है, ये हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, ये हम 1960 के आसपास की बात कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा अगर पीछे जाएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, तो एक समय ऐसा आता है कि ब्रिटिश जो हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, उन लोगों ने कहा, सोचा कि जब यहाँ पर डच लोग भी व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ से तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम सिंगापुर को ले लेते हैं। तो जिसके अंतर्गत ये सिंगापुर आता था, उस राजा से इस जमीन को ब्रिटिश कंपनी खरीद लेती है। क्या कर लेती है, खरीद लेती है, और वो पूरा एक सेटअप लगाती है कि जितने जहाज यहां से जाएंगे हम उनसे रेंट वसूल लेंगे, हम उनसे यहाँ पर खड़ा करने का रेंट वसूल कर लेंगे, और उन्हें कुछ मेंटेनेंस वगैरह इत्यादि चीजें जो भी सहूलियत की चाहिए वो हम देंगे। ये हम किस देश की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। और यकीन मानिएगा यहाँ पर इतनी भुखमरी थी, इतनी भुखमरी थी। दूसरी चीज, जहां पर गरीबी होगी वहां पर भुखमरी के साथ साथ करप्शन होगा, लूटमारी जरूर होगी, वहां पर प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ चुका होगा, नशे के आदि वहां पर जरूर लोग मिलेंगे। और ऐसा ही था सिंगापुर। सिंगापुर भी बिल्कुल ऐसा था, और एक धर्म के लोग नहीं थे यहाँ पर। यहाँ पर चाइनीज की संख्या ज्यादा थी, मलाया कम थे, इंडियंस कम थे। तो आगे चल के यहाँ पर क्या होता है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तब स्थिति और बिगड़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की तरफ से इन देशों पे आक्रमण करा, जिसमें सिंगापुर में भी आक्रमण करा। क्योंकि हुआ क्या था, ब्रिटिश का यहां पर शासन था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन खुद इन्वॉल्व था उस युद्ध में, तो यहां से मैक्सिमम सैनिक जो थे उन्हें बुला लिया गया। अब जापान ने यहां पर हाहाकार मचा दिया था, नरसंहार करा जापान ने। और जब यहाँ पर जापान में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, तब जाकर इनका कीड़ा समाप्त हुआ जापानीज का, और जापानीज ने सरेंडर किया और अपनी सेना को वापसी बुला लिया। लेकिन तब तक इन्हें इतना बर्बाद कर चुके थे, ये इतना बर्बाद कर चुके थे कि जहां पर नशे के आदि 100 में से 8 लोग थे, जब ये यहां से गए हैं तो 100 में से 30 लोग नशे में थे, नशे के आदि बन चुके थे। यहाँ पर करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका था, लूटमारी बहुत बढ़ चुकी थी भयंकर स्तर पे, और सिंगापुर एक तबाह देश बना दिया गया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। खैर आने वाले समय में ब्रिटेन में एक सरकार बदलती है, और 1959 तक आते आते ये कहा जाता है कि भाई यहाँ पर आम चुनाव करवाए जाएं, जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार है। तब यहाँ पर आम चुनाव होते हैं, और एक लीजेंडरी हीरो यहाँ से निकल कर आता है, वहां के पहले प्रधानमंत्री मिस्टर ली। पहले प्रधानमंत्री बनते हैं ली कुआन यू। ली कुआन यू ने यहां पर इतना बड़ा बदलाव, ऐसे ऐसे निर्णय लिए, खैर भविष्य कोई नहीं जानता कि क्या होने वाला है, भविष्य की कोख में क्या पनप रहा है, ये कोई नहीं जानता। ली कुआन यू भी नहीं जानते होंगे कि भविष्य की, सिंगापुर के भविष्य की कोख में क्या पनप रहा है। लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी सोच के साथ जब उन्होंने निर्णय लिए, तो निश्चित था कि अगर अच्छी भावनाओं के साथ उन्होंने निर्णय लिए तो पॉजिटिव चीजें ही होनी थी। खैर पॉजिटिव एकदम नहीं हुई है, संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष क्यों करना पड़ा इनको, संघर्ष इस वजह से करना पड़ा कि जो सिंगापुर था, या सिंगापुर है, सिंगापुर के जब ये प्रधानमंत्री बने तो इन्हें एक डाउट था कि अब यहां से अगर ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को बुला लिया तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा। जब हमारी सुरक्षा कौन करेगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल था। एक देश का प्रधानमंत्री चाहता तो ये सोच सकता था कि तेरा तो बढ़िया है, तो प्रधानमंत्री बना रहे हमेशा, और छोड़ अपने देश को उसके भाग्य के हवाले कर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना एक प्रस्ताव दिया मलेशिया को कि साहब आप एक काम कीजिए, हमें अपना एक राज्य बना दीजिए। और मलेशिया ने इनको अपना एक राज्य बनाया, कुछ चीजों पर, शर्तों पर बात तय हुई।
लेकिन ये बहुत लंबा चल नहीं पाया। मात्र 1 2 3 सालों के अंदर ही ये सब कुछ बिखर गया। बिखर क्यों गया? क्योंकि मलेशिया में मैक्सिमम मलाया लोग रहते थे और सिंगापुर में चाइनीज लोग रहते थे। अब जब वहां के आम चुनाव जब आए तो जो ली कुआन यू की अपनी पार्टी थी, उन्होंने इसमें चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर करी। इसका विरोध मलेशिया वालों ने किया और इसका यह स्थिति बनी कि इनमें आपसी युद्ध हो गया। फिर नरसंहार देखने को मिला मलेशिया में, सिंगापुर में। दोनों देशों में भिड़ंत जब हुई तो मलेशिया ने कहा कि गुरु ऐसा है, आप अपना अलग ही देश रखो, हमें आपके साथ नहीं जुड़ना। इस देश को, सिंगापुर को जबरदस्ती अलग करा गया कि भाई तुम हमसे नहीं चल सकता, आप अलग ही रहो। और इनको फिर अलग कर दिया गया। किसको? सिंगापुर को। अब जब सिंगापुर अलग हो गया तो फिर वही कंडीशन प्रधानमंत्री के सामने कि अगर अंग्रेज चले गए तो क्या होगा, और वही हुआ। सन 68 में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि हम अपने सैनिकों को वापसी बुला रहे हैं, अब हम वहां नहीं रहेंगे। इन्होंने निवेदन किया ब्रिटिश सरकार से कि आप प्लीज कुछ समय और दीजिए, अभी हम तैयार नहीं है उस चीज के लिए। और फाइनली 3 साल बढ़ा दिए गए और 1971 में एक आ गया कि हम अपने सैनिकों को वापसी बुलवा देंगे। लेकिन इन्होंने तब तक एक प्रयास शुरू कर दिया। इन्होंने कुछ चीजें सोची कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, क्योंकि जो चाइनीज लोग थे वो मलाया लोगों के विपरीत रहते थे, मलाया लोग चाइनीज लोगों के विपरीत रहते थे, भारतीय इन लोगों से नफरत करते थे, ये लोग उनसे नफरत करते थे। तो अंततः होता क्या है? अंततः होता यह है कि इन्होंने सबसे पहले कॉलोनी बनानी शुरू करी। जो झोपड़ियां वगैरह थी उनको हटाकर एक कॉलोनी बनाई, जिसमें एक नियम रखा गया कि इसमें एक ही वर्ग के लोग नहीं रहेंगे, अलग अलग वर्ग के लोग रहेंगे। उसके ही पैरेलल स्कूल्स खुलवाए, गवर्नमेंट स्कूल्स, जहां बेस्ट एजुकेशन इनको दी गई बच्चों को। कि सीधी सी बात है, जिस देश के बच्चे अच्छे पढ़ेंगे उस देश का भविष्य उज्जवल होना ही होना है। वही चीज उन्होंने भी सोची और इस प्रकार करते करते इंडस्ट्रीज पे काम करना शुरू किया। इंडस्ट्रीज पे क्या काम किया कि हम तो कुछ पैदा कर नहीं रहे हैं, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। तो इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, उन लोगों को निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ पर आइए और कुछ सालों के लिए आप टैक्स की बात ही मत कीजिए हमसे, हमें नहीं चाहिए टैक्स, आप आइए हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए। क्या लोग प्रभावित हुए, बिजनेसमैन प्रभावित हुए और धीरे धीरे वहां पर सेटअप लगना शुरू हुआ। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी की तरफ ये बढ़े। इन्होंने सोचा कि हम इंडस्ट्रीज तो आ रही हैं लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं काम बन पा रहा है। तो इन्होंने फिर टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को निमंत्रण दिया कि यदि आप लोग आते हैं तो 5 साल तक भूल जाइए टैक्स क्या है, कैसा है, कैसा नहीं। टैक्सेशन पे छूट दी और वही छूट के कारण आज सिंगापुर एक तरीके से एशिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री है। कहां की सबसे डेवलप्ड कंट्री के साथ? एशिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है। ये हम कहां की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे थे सिंगापुर की। पाम ऑयल की का उत्पादक सबसे ज्यादा किसके पास है? कौन करता है? मलेशिया। कौन करता है? मलेशिया। मलेशिया से जबरदस्ती मलेशिया ने देश को अलग करा, वो कौन सा देश है? सिंगापुर। सिंगापुर, सिंगपुरा के नाम पर कौन से देश का नाम पड़ा? सिंगापुर। आइए इसके